सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक विच इज कॉल्ड एज उप्स। अभी जब मैं उप्स का बात करता हूँ इट मीन्स इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखने को जाएंगे तो यही है मेरा मेन आइडिया कंसेप्ट जो मेरा जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाता है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर के मेन फंडास क्या है तो एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब मैं सारा चीज़ नहीं दिखाऊंगा, जो दिखाना है उतना ही दिखाऊंगा। एनकैप्सुलेशन मतलब सब कुछ एक जगह पे एक कैप्सूल में या फिर एक क्लास में मैं एनकैप्सुलेट करूंगा। इनहेरिटेंस मतलब पावर ऑफ द आई कैन से पेरेंट क्लास इनहेरिट हो जाएगी चाइल्ड क्लास के अंदर। मतलब अगर पेरेंट के पास कार है तो वो चाइल्ड को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये अलग वे है कि अगर पेरेंट देना चाहे तो। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मैनी फॉर्म्स, और वो हम लोग इसी टॉपिक में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। देन हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग उप्स का कंसेप्ट देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ के अंदर मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं और उसको रीयूज़ करते रहते हैं। बार बार उसको यूज़ करेंगे, लेकिन ये रीयूज़ करते वक्त ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं पे सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। आई एम नॉट एट ऑल कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इंटैक्ट है। ओके, जैसा मैं एक को यूज करेगा वैसा ही बाकी सारे लोगों को यूज करेगा। ओके, सो सिक्योरिटी इज नॉट compromised here. And when we talk about oops, so you first talk about object, class, polymorphism, encapsulation, abstraction, inheritance, and your interfaces. So all these things has to be explained in this topic. So let's move ahead. अब यहाँ पे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड्स देखते हैं। अरे यार, स्टैटिक कीवर्ड का अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक नया अपना क्लास बना लेते हैं। सो क्लास कैसे बनाते हैं, एक जावा क्लास बना लो, उसको क्या नाम दे दो, बोलते कि सैमी। ओके, दैट्स इट। सो सैमी नाम के क्लास है। ओके, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे आप देखोगे कि एक क्लास बनाया है, उसका नाम है सैमी। ओके, एंड दिस इज पब्लिक क्लास। सो इफ आई एम राइटिंग अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। Okay, so let us create some variables here. So what I am going to do, I am going to write int a. Okay, that's it. Now int a लिख देने के बाद I want to access a. I am unable to access a. दिख रहा है क्या, a क्लिक कर रहा हूँ और a हिट कर रहा हूँ और कंट्रोल स्पेस दिखा रहा हूँ तो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि अगर मुझे इसे डायरेक्ट एक्सेस करना है विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, सो आई हैव टू मेक इट स्टैटिक। ओके, सो अब देखो कंट्रोल स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे तो आपको ए दिखाई ओ ओ ओ दे देगा। ओके, सो ए इज इक्वल्स टू 10, दैट्स इट। सो व्हाट वी डिड हियर, हम लोग ने क्या किया, ए को वैल्यू असाइन कर दिया, बट ए इज अ वेरिएबल विच इज स्टैटिक इन नेचर। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो अगर मैं एक क्लास के अंदर है और मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो आई कैन एक्सेस इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ नॉन स्टैटिक मेथड। अभी यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पब्लिक वॉइड टेस्ट। ये एक मेथड है, क्या है, मेथड है। ओके, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है और नाम है टेस्ट। इसके अंदर मैं एक को एक्सेस करना चाहता हूँ, मिला मेरे को, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास सैमी आई एम एबल टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंटीजर x ले लेता हूँ and then I want to access this x, so you will not able to see x now here. So if I want to access x, I have to create a class का object. So Sammy का object s I can say is equals to new Sammy, and then from object I will able to access x is equal to 100. That's it. Okay, same way अभी यहाँ पे अगर मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूँ तो a लिख दूंगा, तो अभी यहाँ पे a एक्सेस हो रहा है। ओके, सो अभी अगर यहाँ पे a एक्सेस हो रहा है, x एक्सेस हो रहा है क्या, नहीं। अभी अगर आपको इस मेथड के अंदर से अगर x को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, सेम वे क्या करेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और s डॉट एक्स, दैट्स इट। ओके, नाउ एक सिंपल फंडा बताता हूँ आपको। ओके ओके, सो अब बताओ मुझे, अभी मैंने इसे स्टैटिक बना लिया, राइट, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या इसे एक्सेस कर सकता हूँ, एस डॉट एक्स, कंट्रोल स्पेस दे दो, यहाँ पे ए दिखाई देगा, इज इक्वल टू 100। ओके, सो स्टैटिक वेरिएबल्स को मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन रन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इफ यू गेट एनी टाइप ऑफ एरर इट मीन्स इट इज गोइंग टू
सी अभी कोई एरर आया नहीं है, इसका मतलब दिस इज वर्किंग फाइन. सो अभी यहाँ पे s डॉट, लेट्स क्लिक ऑन a, ओके, इज इक्वल टू 100. सो चेक इट आउट. सो स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ. ओके, सेम फंडा होता है यहाँ पे. मैं मेन मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेन मेथड स्टैटिक इन नेचर है. ओके, ये याद रखना. इनहेरिटेंस में हम लोग इसके ऊपर और काम करेंगे. श्योर. सो दिस इज हाउ योर स्टैटिक इज गोइंग टू वर्क. सो चेक इट आउट. स्टैटिक कीवर्ड अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो स्टैटिक कीवर्ड इज मेनली यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. ओके, सो अभी इट कैन बी यूज्ड विथ वेरिएबल मेथड ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस. मतलब मैं स्टैटिक क्लास बना सकता हूँ और स्टैटिक ब्लॉक भी बना सकता हूँ. ओके, क्यों? रीज़न है क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस करना चाहता हूँ. दैट इज द रीज़न आई एम गोइंग टू यूज स्टैटिक. ओके, it is a keyword which is used to share the same variable or method to a given class. यार इसका मतलब क्या है? Okay, so I'll give you an example now. So what I'm going to do, so let's forget all these things. Okay, so what I have here, I have a string, okay, called as name. Okay, so string name is nothing. Okay, and again I'm going to have a string called as project. Okay, but this is static in nature. So अब किसको मैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एक्सेस कर सकता हूँ? इसे या इसे? नेम को या प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट को ना. सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट को कुछ वैल्यू दे देता हूँ. प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 100. मिला? अब यार 100 क्यों दे दिया मैंने? ये तो इंटीजर वैल्यू है. ओके, प्रोजेक्ट का नाम है सैम. दैट्स इट. ओके, टेस्ट मेथड में से मैं इसे कॉल करना चाहता हूँ. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ मालूम है? इस टेस्ट मेथड को भी स्टैटिक बना लेता हूँ. ओके, और यहाँ से मैं टेस्ट को कॉल करता हूँ. क्यों? आई डोंट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेथड, आई कैन से क्लास टू एक्सेस द टेस्ट मेथड. तो मैंने इसको स्टैटिक बना लिया. एंड देन इस मेथड के अंदर मैं लिखता हूँ, आई कैन से system.out.println and I'm writing I just want to get the value of project. तो प्रोजेक्ट का वैल्यू मुझे मिलना चाहिए. सो रन कर लेता हूँ. सो चेक करो कि क्या हो गया. टेस्ट कॉल हो गया. सैम प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट वेरिएबल को नाम मिला सैम, और जब मैंने टेस्ट को कॉल किया, ओके, तब उसने प्रोजेक्ट का मेरे को वैल्यू रिटर्न कर दिया. अभी सेम वे में हम लोग और काम करते हैं. क्या फ़र्क गिरता है? ले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या था अपना? नेम. सो नेम को एक्सेस करने के लिए मेरे को सैमी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. s इज इक्वल टू न्यू सैमी. ओके, एंड देन via s I am able to access name. So name is equal to can. That's it. Okay, so same thing I have to access here. Okay, so मैं सैमी का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ. ओके, बस इसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ और लिख देता हूँ system.out.println s डॉट नेम. ओके, और इसको रन कर देते हैं. ओके, व्हाट यू गॉट? नल. ऐसा कैसा हुआ रे? मतलब ये प्रॉब्लम हुआ कैसा? देखो, यहाँ पे तो मैंने वैल्यू दे दिया है. ओके, सो यहाँ पे तो नेम लिखा है मैंने, नेम को मैंने कैन भी दिया है. तो जो कुछ भी है मेरे नेम के अंदर है, तो यहाँ पे नेम के अंदर से रिट्राइव होना चाहिए था. हुआ क्या? नहीं हुआ. इट इज़ प्रीटी सिंपल. जब मैं s यहाँ पे बनाया, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, एंड एवरी ऑब्जेक्ट इज यूनिक. ओके, सो ये ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस की तरह काम कर रहा है. यहाँ पे आप लोग नेम के साथ जो कुछ भी कर रहे हो, ये इस ऑब्जेक्ट के नेम के साथ कर रहे हो. ओके, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट का आई कैन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ भी करोगे तो वो इसके अंदर ही होने वाला है. दीज टू थिंग्स आर नॉट सेम. ओके, सो वापस देख लेना क्या है. यहाँ पे मैंने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है
और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ मैं छेड़खानी कर रहा हूँ ये इस ऑब्जेक्ट के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैं छेड़खानी करूंगा वो मैं इस ऑब्जेक्ट के साथ करूंगा, ये दोनों सेम नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी मैनेजमेंट। while creating this object I created a new memory, while creating this object I created a new memory, but whenever I use a static, at that time what is going to happen, both the people are going to access the same string which is called as project, so memory is going to remain same. समझे? So that's it. Now स्टैटिक मेथड अगर बनाता हो तो स्टैटिक मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ, ओके, सो अ स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास रादर देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना मैं स्टैटिक मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि हम लोग ने यहाँ पे किया। ओके, टेस्ट को डायरेक्टली एक्सेस किया। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड निकाल देगा ना तो ले एरर आ गया। ओके, सो दैट इज द रीजन स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो उसको बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के या फिर बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट, सी मेथड इज एक्सेसिबल टू एवरी इंस्टेंस ऑफ द क्लास बट द मेथड डिफाइंड in an instance are only able to accessed by that member of the class। यार ये गड़बड़ लग रहा है ना? कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या हुआ यहाँ पे? इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बराबर। तो आप लोग इस ऑब्जेक्ट के साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो आपका लुकआउट है। ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट टोटली अलग है। ओके, नाउ स्टैटिक मेंबर्स कैन ओनली एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर्स। मतलब क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक मेंबर कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स। यार थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा? ओके, दिखाता हूं। ओके, सो whenever I say I am creating some objects here, okay, so मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए लिख देता हूँ और यहाँ पे ए को एक्सेस करता हूँ। तो ए एक्सेस होगा ही नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये ए एक्सेस नहीं होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसको स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। ओके, अब यहाँ से मैं स्टैटिक कीवर्ड निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे चेक करता हूँ ए, तो ए मिल रहा है मुझे। ओके, ए इज इक्वल टू 100। ओके, मिल रहा है। अब तुमको समझ में आ गया रहेगा कि नॉन स्टैटिक मतलब इंट ए इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ए इज एन नॉन स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स can't be accessed in a static method। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर से नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस हो सकता है। वेरिएबल आई कैन से मेंबर। ओके, तो ये याद रखना। ओके, आप यहाँ पे इंट ए लिख दिया तो ए यहाँ पे एक्सेस होने वाला डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये ए यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। समझे? सो रूल याद रखना। श्योर? स्टैटिक मेथड के अंदर से स्टैटिक वेरिएबल्स एक्सेस हो सकता है, नॉन स्टैटिक नहीं। ओके, सो दैट्स इट। नाउ स्टैटिक मेंबर्स कैनॉट रेफर दिस और सुपर कीवर्ड इन एनी वेज। अभी क्या होता है? अब क्या होता है मालूम है क्या? दिस कीवर्ड का कुछ ट्रीटमेंट ही अलग है। ओके, दिस पॉइंट्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा है दिस, लेकिन आ रहा है क्या दिस? नहीं आएगा, क्योंकि देखो यार स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैं दिस नाम का चीज नहीं लिख सकता है। ओके, लेकिन वही अगर नॉन स्टैटिक में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं दिस जरूर लिख सकता है। ओके, सो दिस इज एन इंस्टेंस, आई कैन से दिस पॉइंट्स टू द करंट क्लास। दिस कीवर्ड किसको पॉइंट करता है? करंट क्लास को एक्सेस करता है, बराबर। लेकिन स्टैटिक मेथड के अंदर से दिस कीवर्ड कभी भी एक्सेस नहीं होता। ओके, दिस कीवर्ड को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू यूज अ नॉन स्टैटिक मेथड। समझ में आया? दैट्स इट। इवन सुपर कीवर्ड, मतलब ये आगे जाके हम लोग को देखना ही है, सुपर कीवर्ड से भी
स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं होता। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्योर। तो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा। Static members cannot be called by using objects, they can be accessed by using class name. Okay, that's perfect. But कभी कभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैटिक, अगर मैं बात करता हूँ तो स्टैटिक के लिए हम लोग डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। अगर मैं प्रोजेक्ट को एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एस ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट को एक्सेस करता हूँ तो फिर भी ये हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। ओके, सो ये केस है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ तो एक्सेप्शन बोल दिया, एक्सेसिंग स्टैटिक फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसने वार्निंग बता दिया मेरे को। भाई इसका मतलब ये सही तरीका नहीं है, बट चाहिए तो आप कर सकते हो। ओके, सो होगा, वर्क होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस इज नॉट अ एक्चुअल वे, कभी भी याद रखना। ठीक है, सो स्टैटिक कीवर्ड समझ में आ गया। अब आता है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स है ना, बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, सी कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, इसके अंदर का काम क्या है, ये सारा चीज़ें हम लोग को समझना ज़रूरी है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ साथ हम लोग को एक और चीज़ देखना है। ओके, सो लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स एंड लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स हियर एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक कंस्ट्रक्टर, मतलब सेम नेम ऑफ द क्लास, दैट्स इट। ओके, कोई रिटर्न टाइप नहीं रहता कंस्ट्रक्टर को, नहीं तो लिख दोगे वॉइड, ये मेथड है, समझे। सो दैट्स इट, द नेम ऑफ द क्लास और आपका मॉडिफायर, काम खत्म। यहां पे लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, काम खत्म हो गया। ओके, देन अब मैं मेन मेथड के अंदर, ओके, मैं कुछ नहीं लिख रहा है, मैं मेन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। मैं राइट क्लिक कर देता हूं, रन कर देता हूं। ओके, कुछ आउटपुट मिला नहीं, बराबर। चलो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बना लेता हूँ जिसको कहते हैं आई आई बी। क्या कहते हैं? आई आई बी। अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर ये है क्या, या ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। ओके, सो आई आई बी का मतलब होता है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। ये लो, यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, इसको मैं बोलता हूँ ये है आई आई बी। रन करते हैं, कुछ आउटपुट मिला? नहीं मिला। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? आई आई बी और कंस्ट्रक्टर क्लास के पार्ट है, लेकिन ये कॉल कभी होते हैं मालूम है? ये कॉल होते हैं जब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तब। अब देखो, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, तो सामी का ऑब्जेक्ट बना दिया, सामी का ऑब्जेक्ट एस बना लिया। ओके, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन। ओके, लेट्स रन इट। अरे, डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इट्स वेरी सिंपल, इंट ए, इंट ए। ओके, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। अब बताओ ए के अंदर वैल्यू क्या मिलेगा? कुछ वैल्यू दिया ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, बराबर। सो ए इज इक्वल टू 10 लिखा, तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे हम लोग ने डिक्लेरेशन तो कर लिए, इनिशियलाइजेशन करना बाकी है। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड यूज करेंगे और आगे लिखेंगे हमारा क्लास का नाम। और आपको यहाँ पे जो आगे दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब भी कोई पैरामीटर नहीं लेता उसे कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब चलो, इतना काम हो गया, लेट्स राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स रन इट। सो नाउ आई गॉट समथिंग इंटरेस्टेड। अब मुझको सबसे पहला क्या मिला? आई आई बी, और उसके बाद में क्या मिला? इनिट। मतलब जब भी आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको इनिशियलाइज करोगे ना, तब सबसे पहला चलता है आई आई बी, हाइएस्ट प्रायोरिटी ब्लॉक है ये। ओके, देन चलता है आपका कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होता है, देखो, पब्लिक, ओके, देन सैमी, ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए, इंट ए, दैट्स इट। और यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दैट्स इट। और यहाँ पे लिखता हूँ कि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब जब मैं इसको इनिशियलाइज करने जाता हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, एक है डिफॉल्ट और दूसरा है
पैरामीटराइज। आपको कौन सा कॉल करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो इस हिसाब से मैच कौन सा करेगा, यहाँ पे 45 दिया है तो मैच करेगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, 45 पास किया है, हाँ यहाँ पे इंट ए एक्सेप्ट करता है तो यहाँ से मैं 45 लेकर ए को दे दूंगा। तो अब कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होएगा, ये वाला दिस वन। ओके सो इफ आई रन इट, चेक इट आउट, पहला क्या हुआ, आई कॉल हुआ, बाद में क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो देखो कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम है लेकिन काम अलग अलग हो गया। इसका मतलब अगर आप लोग इसे पैरामीटर्स को डिफर कराते हो तो ये ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। चलो एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्या फर्क गिरता है अपने को, कॉमा इंट बी, श्योर। सो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2। so now you go and check it out, if I am going to initialize it, so I am going to get 3 constructors। अभी आपके ऊपर है कौन सा कॉल करना है, so मैंने इसको कॉल कर दिया, that's it। okay I've called a parameterized constructor 2। okay so it's pretty simple। okay so it is a special type of method which is used to initialize the object। okay constructor डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, मतलब void वर्ड हम लोग कुछ नहीं लिखते, याद है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है क्या, void वर्ड कुछ नहीं, नथिंग। ओके देन कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, देखा अभी अपन ने। ओके कंस्ट्रक्टर हैव अ सेम नेम एज अ क्लास नेम, यस सैमी नाम का क्लास था उसी के नाम का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ओके टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके इसको याद रखना, समझे। ओके इतना तो डिफिकल्ट है नहीं, कंस्ट्रक्टर समझा। अब कंस्ट्रक्टर का एक्चुअली काम कब होता है मालूम है, जब हम लोग एक और क्लास बना के इस क्लास को एक्सेस करेंगे तब। अब देखो भाड़ में गया है सब कुछ, लो निकाल दो इसे। ओके चलो ये इसको भी निकाल दो। ओके नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ न्यू क्लास कॉल्ड एज PAMI। Sure. So let's remove this code. Then let's write a public static void main. And I don't need it. I'll just create a constructor. Public PAMI. Okay. So this is a default constructor. This is called as a default constructor. That's it. Okay. Case sensitive है ना Java. So then यहाँ पे लिखता हूँ public PAMI और यहाँ पे लिखता हूँ int a। क्या लिखा मैंने, int a। ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, देखो int a। ओके अपना फेवरेट वाला, नहीं तो a नहीं x लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है, आगे जाकर इसको सॉल्व करेंगे। और इसको बोल देता हूँ पब्लिक, ठीक है। सो PAMI के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है x। अभी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोग को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना ही है, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब यू इफ़ यू डोंट राइट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क। ओके मतलब कोई अड़ेगा नहीं आपका। सो चलो निकाल ही देते हैं, श्योर। सो मैंने यहाँ पे पब्लिक इंट x लिख दिया। अभी सैमी नाम के क्लास के थ्रू मैं PAMI को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा PAMI का क्लास, PAMI का ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू PAMI। okay so whenever I write a new PAMI, so it is asking me for a constructor, but यहाँ पे देखो मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है तो मेरे को पंगा दे रहा है। ओके लेकिन मैंने ये लिख दिया पंगा सॉल्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 विल बी पास टू a, राइट। तो यार काम तो हो गया ना, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत तो नहीं पड़ी, रन कर लेते हैं, हाँ कोई इशू नहीं है। ओके दैट्स इट। ओके सो अभी p के थ्रू मैं x को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ओके बिकॉज इट इज पब्लिकली एक्सेसिबल मैन। now I'm just going to use a modifier which is called as private। okay that's it। so now check it out, are you able to see that x, no you are not able to see this x। so what is going to happen now, using this constructor I'm passing this 12 value to whom, a। तो
ए को अगर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ तो ये पैमी जो कंस्ट्रक्टर है ये पैमी क्लास के अंदर ही है ना, तो क्लास के अंदर के जितने भी प्राइवेट वेरिएबल्स है तो डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाएंगे ना। तो x इज इक्वल टू ए नहीं लिख सकता क्या मैं? लिख दिया। तो आप लोगों ने क्या किया, ये जो 12 था पैमी के कंस्ट्रक्टर को पास किया जो ए के अंदर जाएगा, और ए के अंदर का वैल्यू जाएगा x के पास। तो x इज अ प्राइवेट वेरिएबल एंड आई गेव हिम द वैल्यू। ओके, सो यही यूज होता है कंस्ट्रक्टर का। जब भी आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते रहोगे और आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है तो कंस्ट्रक्टर यूज करो। ओके, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन अगर ऐसा लगा आपको कि नहीं आपको करना ही है तो यू कैन डू इट, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। ओके, नहीं यूज किया तो क्या फर्क गिरता है? ओके, एटलीस्ट मुझे एक्सेस तो मिल जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे दिख तो जाएगा। ओके, क्या करना है नहीं करना है बात का बात है, लेकिन एटलीस्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख तो रहा है। अगर मैंने नहीं किया तो यार पंगा तो होने वाला है। चेक इट आउट, लेट्स सेव इट। हाँ, दैट्स अ प्रॉब्लम, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं तो एक्सेस करेगा कहाँ से? श्योर, सो दैट्स एस कंस्ट्रक्टर, समझे? सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी दिस कीवर्ड। यार ये बहुत मजेदार चीज है। ओके, ओके, दिस कीवर्ड रेफर्स a variable that refers the current object। oh थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझ लेते हैं यार भाई, यार क्या लफड़ा है यार। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, ठीक है? ओके, समझे? यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, दोनों भाई भाई नहीं। अब बता, मैं यहाँ पे ऐसा लिखा a इज इक्वल टू ए। अब किस a को, कौन से a को वैल्यू दे रहा हूँ? मतलब ये a का वैल्यू ये a को जा रहा है क्या, ये a का वैल्यू ये a को जा रहा है? कंफ्यूजन, दैट्स अ बिग कंफ्यूजन। ओके, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, इसी को तो सॉल्व करने के लिए दिस कीवर्ड आने वाला है। अब दिस कीवर्ड एक्सेस करता है किसको? मेरे करंट क्लास को, बराबर। मैं करंट क्लास के a को वैल्यू देना चाहता हूं जो मैं इस a को पास कर रहा हूं। तो इस a को एक्सेस करने के लिए मैं लिखता हूं दिस डॉट ए, समझे? तो अब क्या होने वाला है कि जो वैल्यू में इस a को पास करेगा वो जाएगा इस क्लास के इस a को यूजिंग दिस कीवर्ड। नाउ यू गॉट इट, समझे? सो यहाँ पे अगर मैं लिख दिया 20, ओके, एंड इफ आई रन इट आई शुड नॉट एबल टू गेट एनी टाइप ऑफ एरर, परफेक्ट। लेकिन ये a का वैल्यू गया किसके पास? इसके पास। और अगर नहीं यकीन आता तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना दिस डॉट ए, मतलब अभी तो वैल्यू दिया है मैंने ए को। ओके, यहाँ पे चलो मैं इसको अभी इनिशियलाइज कर देता हूँ 10, और यहाँ पे क्या पास किया था? 20। तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू क्या मिलना चाहिए? अभी ए को मैंने 20 पास किया तो ए का वैल्यू जाएगा दिस डॉट ए के पास, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा चेंज हो जाएगा 20, और मेरे को प्रिंट करके मिलेगा 20। सो चलो सामी के पास जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या मिला? 20। सो दिस इज अ यूज ऑफ दिस की वर्ड, समझे? नाउ चेक इट आउट, यू कैन यूज दिस कीवर्ड टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। यही तो देखा हम लोग ने। ओके, मेथड के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के अंदर, यू कैन यूज इट इन दिस वे। नाउ दिस कीवर्ड किसको एक्सेस करता है? करंट क्लास को। ओके, दैट्स इट।